हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे ये जो आया है एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि वॉल्यूम 2 है, उसी को हम लोग देख रहे थे। इसी के माध्यम से हम लोग अभी 3 सेट नंबर तक देखे थे। कितना? सेट नंबर 3 तक देख चुके थे। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4 को। किसको? सेट नंबर 4 को आज हम लोग करेंगे। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, जाके एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न का कलेक्शन दिया हुआ है। और साथ साथ ही आपको उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी प्रश्न बताया गया है। जो भी लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 को। ठीक है, सेट नंबर 4 को देखेंगे। सेट नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 में पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो ये फेंका था आपको 8 अप्रैल 1829 को। कब? 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, और उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई है? तो ऐसे तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र के सहयोग से किया था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और एम.जी. रनाडे भी इनमें सहयोग किए थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर एवं एम.जी. रनाडे भी इनमें सहयोग किए थे। और इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कब? 1867 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो ये औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सभी गायकों को जो दे दिया था, अवकाश दे दिया था और अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। बात करेंगे संगीत की, तो किस पे पाबंदी लगा दिया गया था? तो औरंगजेब पे। अगला प्रश्न है कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया है? तो लाल किला जो स्थित है हीरा महल, उसको शाह आलम द्वितीय ने बनवाया, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? तो द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 हुआ था ना। हाँ, 1780 से लेके 84 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, और इस समय बात करेंगे तो गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, हम आप लोग के सामने आज तीनों का तीनों जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसको बता देते हैं। पहला की अगर बात करते हैं तो पहला हुआ था आपको, कब हुआ था? पहला की बात करेंगे हम तो पहला हो जाएगा आपका 1767 से लेकर 1767 से 69 तक हुआ था। ठीक है, आपको 69 तक हुआ था। पहला है 67 से लेकर पहला है 1867 से लेकर 1869 हो जाएगा। और दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा 1880 से लेके 1700 होगा ना, 1767 से लेकर 69 तक होगा। और दूसरा की बात करेंगे 1780 से लेके 84 तक होगा, आपको 84 तक होगा। और तीसरा की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा 1790 से 92, 90 से 92 हो जाएगा। और चौथा की बात करेंगे तो चौथा आपको 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था, जिसमें आपको कि
इसकी मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे हम पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये जो हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त किया गया था, तो ये आपको किया गया था मद्रास की संधि से, मद्रास की संधि से। और दूसरी की बात करेंगे तो मैंगलोर की संधि से, और तीसरी की बात करेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त किया गया था। और पहला में गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड बेरेलस थे, और दूसरे में बात करेंगे तो आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में हो जाएगा आपका लॉर्ड हो जाएगा इसमें कॉर्नवालिस, और चौथे में बात करेंगे तो चौथे में आपको वेलिजेली हो जाएगा। ठीक है, चारों का चारों जो गवर्नर जनरल क्या बोलते तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था हम आपको बता दिए हैं, संधि भी बता दिए हैं और गवर्नर जनरल का कार्यकाल भी बता दिए हैं। इसका एक ट्रिक है संधि का, आप लोग याद रखेंगे, याद नहीं रहता है मामा सिरी। ठीक है, मामा सिरी याद रखेंगे ना तो इससे हो जाएगा मद्रास हो जाएगा, मंगलोर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, यानी कहाँ की गई थी, तो ये आपको ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना ने 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह खान किया था। किसने किया था? सलीमुल्लाह खान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था, तो राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था 1857 को डिजरायली कहा था। किसने? डिजरायली ने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और बी.डी. सावरकर की बात करेंगे तो बी.डी. सावरकर यह बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। और बात करेंगे टी.आर. होम्स बोला था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। किसने कहा था? ये टी.आर. होम्स ने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। और अगले और कथन की बात करेंगे 1857 और कुछ कथन है वो दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। मान लीजिए कि ये जेम्स आउटरम भी एक कथन कहा था, वो कहे थे कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। और उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह तो डिजरायली कहा था। और बात करेंगे हम धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो लड़ाई था इसने कहा था, ये कहा था आपको L.E.R. रीज ने कहा था। किसने? L.E.R. रीज ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो गोमधर कुंवर ये सही है, खांसी तीरथ सिंह ये भी सही है, नील विद्रोह दिगंबर ये भी सही है, और आपको ताना भगत अली मुसरियाल ये गलत है। ठीक है, ताना भगत जो आंदोलन है ना उसका जो नेता था वो आपको जातरा भगत था। ठीक है, कौन था? जातरा भगत था, जातरा भगत था। ठीक है, जातरा भगत था। और अली मुसरियाल की बात करेंगे ना, ये किससे संबंध था इसका? अली मुसरियाल की बात करेंगे ना तो ये केरल में कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह से संबंध था इसका, अली मुसरियाल का। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार की घरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ से जो मिला है वर्गाकार एवं आयताकार घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से, यही तो गलत है। पुरुष की मुख से हुआ है ब्राह्मण की उत्पत्ति। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है पुरुष के किससे? मुख से हुआ है। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से, ये सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? ये धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। किसने? अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। हाल ही के दिन में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? सेंगोल की बात करेंगे ना, सेंगोल चोल शासन से जुड़ा हुआ है। किससे? प्राचीन साम्राज्य से, ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो का जो किया गया था ये हैदराबाद का किया गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सवाली का युद्ध अंग्रेज एवं किसके मध्य हुआ था? सवाली का युद्ध तो पता ही होगा आप लोग को, पुर्तगाली के मध्य हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली के मध्य हुआ था 1612 ईस्वी में ये सवाली का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन किया गया था। हम लोग प्रीवियस सेट में भी पढ़े हुए थे कि हंटर आयोग का गठन जो किया गया था वो अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? ये 1920 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। ठीक है, 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को दिया था। किसने? हंटर आयोग ने 1920 ईस्वी में रिपोर्ट को सौंप दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंटर आयोग की गठन की गई और जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। गोदावरी, मूसी, नहीं, यही गलत है। ठीक है, गोदावरी जो है ये मूसी नदी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा आपका, ये किसका हो जाएगा? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। बाकी महानदी मालती, कृष्णा, मालप्रभा, कावेरी, हेमावती, ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन का प्रभाव पवनों का विक्षेपण, कॉर्लेशियस बल की उत्पत्ति, दिन का रात होना, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव नहीं है, ये परिक्रमण के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन की बात करेंगे ना तो ये मिस्र का स्थानीय पवन है। ठीक है, और बाकी बात करेंगे आपको जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना का हो जाएगा आपको जोंडा पवन है। और अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका का हो जाएगा आपको, अमेरिका का क्या हो जाएगा? चिनूक जो पवन है ना वो अमेरिका में, और एक नॉर्वेस्टर पवन है वो न्यूजीलैंड में आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड में आता है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव प्रतिशतता से सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपको शीतोष्ण शंकुधारी वन का। किसका? शीतोष्ण शंकुधारी वन का। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? ये हो जाएगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल। कश्मीर घाटी जो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को सही पश्चिम से पूरब, देखिए पश्चिम से पूरब क्रम को पहचानिए, पश्चिम से पूरब क्रम को पहचानिए। ये हो जाएगा आपका पश्चिम से जो पूरब 1 4 2 3 1 4 2 3 सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका सीप किला कहाँ है बताइए? सीप किला हो जाएगा आपको, सीप किला जो है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सीप किला आपको एचपी में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा पर्वतीय दर्रा। नाथुला की बात करेंगे ये आपको सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में। बात करेंगे लीपू लेक का कि ये यूपी उत्तराखंड में हो जाएगा। और बोमडीला की बात करेंगे तो बोमडीला हो जाएगा आपका, बोमडीला जो है वो हो जाएगा आपका एपी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए अरुणाचल प्रदेश छटा जाएगा, सबसे पूर्वी हो जाएगा, तो जो जिसमें 3 होगा लास्ट में, ऐसे भी छांट सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? देखिए हम लोग पिछले के सेट में भी बात किए थे इस पर। ठीक है, तो जो है ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार को अलग करती है। 8 डिग्री की बात करेंगे मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री की बात करेंगे एवं लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। ठीक है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? ऋतु प्रवास की बात करेंगे तो भूटिया जनजाति करती थी। कौन? भूटिया जनजाति। आम्रवर्षा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आम्रवर्षा आम की एक फसल है। ठीक है, आम की एक फसल है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहन फसल, तो दलहन इसमें उड़द है। ठीक है, दलहन फसल को उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की बात करेंगे तो अंतिम वस्तु की बिक्री शामिल की गई है। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तु की बिक्री। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम जो है किससे संबंधित है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये नियम जेबीसी के बाजार नियम से है। किससे? जेबीके से बाजार नियम से है। और बात करेंगे रॉबिन्स का नियम, तो ये हो जाएगा आपका
सॉरी, रॉबिन्स का नहीं, वस्त्र नीति। वस्त्र नीति का संबंध जो है आपको सत्यम, सत्यम से है। और चीनी उद्योग का जो है ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 28 नंबर का बता दिए थे हम, ठीक है ना। और ये जो हो जाएगा आपका जेबीसी के बाजार नियम से हो जाएगा, ये सही है आपका, जेबीसी के बाजार नियम से हो जाएगा। और खुसरू समिति का संबंध बताइएगा किससे है। खुसरू समिति का संबंध जो है ये कृषि शाख से है। किससे? कृषि शाख से है। और ये आपका हो जाएगा चीनी महाजन समिति से है। वस्त्र नीति जो है ये हो जाएगा आपका सत्यम समिति से। किससे? सत्यम समिति से। भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण तरीकों में कौन शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बैंक दर की नीति, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों का तीनों हो जाएगा। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो लकड़वाला समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित की थी। कब? 1993 में प्रकाशित की थी। बात करेंगे इसकी गठन की, तो इसकी गठन कब हुई थी? 1989 में इसकी गठन हुई थी। ठीक है, गठन हुई थी आपको 1989 में। और रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1993 में रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अधिकार परीक्षा जो है रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए आपको ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये कह रहा है। उसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार प्राप्त है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, सही है। तो उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार प्राप्त है, ये आपका सही गलत है। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिया गया, ये तो सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, परंतु जो है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मतदान निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उनके पास नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 39 के ख में धन का समान वितरण का वर्णित किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता को? तो ये 5 तरीका से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। किससे? जन्म से, वंश परंपरा से, देशीयकरण से, पंजीकरण द्वारा एवं भूमि हस्तांतरण द्वारा। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के से संविधान से लिया गया था? आपको कनाडा से। किससे? कनाडा से लिया गया है। आपको क्या लिया गया कनाडा से? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। कनाडा से बात करेंगे तो और संघीय व्यवस्था भी लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां भी लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय का निर्णय लिया गया है। श्रमिक एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक एवं फौजदारी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची की बात करेंगे। अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा? 47 पहले था, अभी 52 हो गया। ठीक है, 52 हो गया। राज्य सूची में बात करेंगे तो 61 हो गया है। संघ सूची में, संघ में 100 है। कितना है? संघ में 100 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? यानी कि वोट देने का अधिकार जो नहीं है महान्यायवादी को, अनुच्छेद 88 में है। ठीक है, अनुच्छेद 88 में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये तो आप लोग को पता है। और यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, कौन है अभी? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारी का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? कौन सा गलत है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री,
है मंत्री, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये आपका सभी सही है, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर जो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक की बात करेंगे, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज है। कहाँ के? ये फ्रांस के हो जाएंगे। और बात करेंगे हम इटली की, इटली का हो जाएगा आपको ग्रीन, ठीक है, इटली का आपका ग्रीन बुक हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और बात करेंगे हम इसका ग्रे बुक जो होता है, ये आपको बेल्जियम में काम करता है। कहाँ? बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये किया था आपको 50। कितना? 50 किया था। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात, तो ये आपको 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमांड के मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी की बात करेंगे कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा कि द गॉड स्मॉल थिंग्स, द गॉड स्मॉल थिंग्स जो अरुंधति राय की पुरस्कार है, उनको मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? मान बुकर पुरस्कार जो है उनको मिला था ये 1969 में, ठीक है। कब मिला था? 1969 में मिला था। और सॉरी 1969 में तो इसको मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है, शुरुआत की गई थी। और बात करेंगे इसको 1997 में मिली थी। कब मिली थी? 1997 में पुरस्कार मिली थी। अगला प्रश्न हो जाएगा पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात करेंगे पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य का जो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन जो है ये आपको 1964 में किया गया था, ठीक है। 1964 में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किया गया था। ये ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है, जो विलुप्त हो रहा है उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है क्या कैसे परिवर्तन होता है? तो जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है ना, तो ये रेखा की तरफ बढ़ती है तो ये बढ़ती है, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ जाती है ये जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस जो है प्रभाव में वृद्धि होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, नहीं कह रहा है, ठीक है, सॉरी नहीं है। शिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। नहीं, गलत है, कंचनजंगा हो जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश नहीं, आपको सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशी की बात करेंगे तो ये जो कहते हैं हम मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपियोसिटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। किससे संबंधित है? ये शरीर के लचीलापन से संबंधित है। किससे? शरीर के लचीलापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? नहीं है तो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है, बाकी बात ए डी ई के ये सब है जो आपको वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो ये आपको परिमाण एवं आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसके? परिमाण एवं आकार के निर्धारित की जाती है। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है? ये करता है आपको एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है। संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो ये शरीर के सभी ऊतक तथा अंग को आपस में जोड़ने अंग का तथा शरीर को आकार प्रदान करने के लिए संयोजी ऊतक का निर्माण किया जाता है। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ये ऑक्सिन के कारण, ठीक है, किसके कारण? ऑक्सिन के कारण होता है। बात करेंगे हम और वृद्धि नियंत्रण हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चन में, ये भी पढ़े थे, जिब्रेलिन्स होता है। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन जो है ये आपको जिब्रेलिन्स होता है। वृद्धि
नियंत्रित हार्मोन जो है ये आपको जिब्रेलिन्स होता है, ये पौधों को लंबा कर देता है, ठीक है, लंबा होने से रोकता है, ठीक है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ लिए थे हम लोग इसको कि पौधों में किस हार्मोन के संचार के प्रकाश की ओर झुक जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सिन के कारण। और पौधों में जो वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा आपको, ये ऑक्सिन हो जाएगा। और जिब्रेलिन्स का काम क्या है, तो ये पौधों को लंबा कर देना है आपको, जिब्रेलिन्स का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हो जाएगा कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये टेरिडोफाइट पौधे के उदाहरण कौन है। टेरिडोफाइट पौधे का उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाए आपको मर्सिलिया एवं फर्न। कौन हो जाएगा, मर्सिलिया एवं फर्न हो जाएगा। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत कहाँ से होता है, ये आपको होता है अग्नाशय से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, शैवाल और कवक से जो लाइकेन बनता है उसको कहते हैं हम लोग सहजीविता। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क एक अलौह धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है, तो ये हो जाएगा आपको कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा, अलौह धात्विक खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये हो जाए आपका यूरेनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यूरेनियम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है, ठीक है। एल्केन में बात करेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में बात करेंगे डबल बॉन्ड होता है, और इसमें एल्काइन में बात करेंगे आपको ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसमें, एल्काइन में होता है। बात करेंगे एल्कीन में तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका, एल्कीन में बात करेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एल्काइन में बात करेंगे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोना को घोला जाता है, सोना को घोला जाता है किसमें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, तो पीतल हो जाएगा तांबा एवं जस्ता का, ठीक है, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, कौन सा, पीतल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जेटा किसके बराबर होता है। जेटा की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 पावर 21, 10 पावर -21 हो जाएगा जेटा की बात करेंगे तो, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, ये जेटा नहीं, जेटा -21 आ जाएगा तो जिप्टो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको माइनस आ जाएगा तो जिप्टो हो जाएगा, ठीक है, जिप्टो हो जाएगा। और ये सिर्फ 21 रहेगा, 10 पावर 21 तो जेटा हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे 10 पावर -24 की तो ये हो जाएगा आपका एक्टो, ठीक है, एक्टो हो जाएगा, एक्टो। और 10 पावर 24 की बात करेंगे ये आपको योटा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, योटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करती है, जब बैरोमीटर में अचानक वृद्धि हो जाएगा तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा। क्या होगा, अत्यंत, अचानक गिरता है तो तूफान आने की संभावना रहती है, और बारिश धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे गिरेगा ना तो मतलब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना रहेगी, और धीरे धीरे अगर ऊपर उठता है तो मौसम साफ होता है, ठीक है, मौसम साफ होता है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस के सहयोग से दूर किया जाता है, किससे, अवतल लेंस के सहयोग से। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि इंद्रधनुष के कारण क्या होता है। इंद्रधनुष यानी किसके कारण होता है, आपको इंद्रधनुष प्रावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण होता है, किसके, प्रावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका
कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, नहीं है। गति विषयक नियम न्यूटन सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, ये तो गलत है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन को जो नियम है वो स्नेल ने दिया था। किसने? स्नेल ने दिया था, ये स्नेल ने दिया था। और प्रकाश के व्यतिकरण का नियम थॉमस यंग, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? 7 प्राथमिकता जो है इसे सप्तऋषि, क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि दिया गया है। सातों प्राथमिकता की बात करेंगे तो समावेशी विकास, उसके बाद हो जाएगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना एवं हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र, यही 7 आपका सप्तऋषि का नाम दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी, यानी कि जीडीपी कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी की बात करेंगे 5.9 है, ठीक, कितना है? 5.9 है। अब बात करेंगे हम 2.99 का, तो ये राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा हो जाएगा। और बात करेंगे हम ये प्रभावी राजस्व घाटा का, तो 1.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। और प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 2.3 है। कितना है? 2.3 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात पूछ रहा है, याद रखेंगे। आयात जो हो जाएगा आपको 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। कितना? 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और निर्यात की बात पूछेगा, अगर पूछता है आपको, अगर पूछता है कि कितना डॉलर बिलियन निर्यात हुआ है कुल, तो ये हो जाएगा आपका 332.8 बिलियन डॉलर। कितना? 332.8 बिलियन डॉलर निर्यात हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? ये आपको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र से ये एफडीआई आया है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो ये यादव का संख्या जो है आपको ज़्यादा है, ठीक है, किसका? यादव का। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किसने किया था? तो मैंडूस तूफान का जो नामकरण किया था वो आपको किया था यूएई ने। किसने? यूएई ने किया था। और थाईलैंड की बात करेंगे, ये थाईलैंड सितरंग तूफान का नामकरण किया था। श्रीलंका की बात करेंगे तो ये श्रीलंका आपको किया था आसानी तूफान था एक, उसका किया था आपको, ठीक है, नामकरण किया था। और मोचा तूफान की बात करेंगे तो आपको यमन किया था। किसने? बिपरजॉय का बांग्लादेश। मोचा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुई थी? G20 की शेरपा की पहली बैठक की बात करेंगे आपको उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माण कंपनी कौन है? ये हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवोवैक्स का निर्माण करती है। और बात करेंगे इनकोवैक जो है ये भारत बायोटेक बनाती है। कौन? इनकोवैक। और कोर्बोवैक्स की बात करेंगे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बनाती है। और एक कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ICMR के सहयोग से बनाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वन वेव इंडिया 2, देखिए प्रीवियस सेट जो था हम लोग का उसमें पूछा गया था वन वेव इंडिया 1, ठीक है, इसमें पूछा गया है वन वेव इंडिया 2। तो 2 जो हो जाएगा वो 3 से लॉन्च किया गया है। किससे? LVM3 से किया गया है। और 1 की बात करेंगे तो LVM3M2 से किया गया है, ठीक है, M312 से किसको किया गया है? ये 1 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? ये किया गया है आपको भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत? तो ये किया गया है आपको जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के आसपास जो क्षेत्र है उसमें लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन अनावरण वाले राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे वो किस राज्य में स्थित है? रंगनथिट्टू ये कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में। 2022 में कुल ये जो है आपको और सबसे कुल
75 रामसर स्थल हो गए। और सबसे लास्ट वाला की बात करेंगे जम्मू कश्मीर का सालबुग ये हो जाएगा, ठीक है, आपको जो है 75वां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन खोलने की घोषणा ये किया है, जीन नर्सरी खोलने का घोषणा जो किया है आपको, ये किया है ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने किया है। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? ये किया है आपको मैक्सिको के साथ। किसके साथ किया है? आपको मैक्सिको के साथ किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको सुमन के बेरी। कौन हो जाएगा? सुमन के बेरी हो जाएगा। और बात करेंगे सीईओ के, तो ये हो जाएंगे आपको सीईओ हो जाएंगे, ये आपको बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अनिल कुमार लोहाटी की बात करेंगे, पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। अभी बात करेंगे जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा है, रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं आपको जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, सही है। 3 बार राज्यसभा के सदस्य, ये भी सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए यह सभी का सभी जो सही हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करेंगे 2023 में भारत का स्थान पूछ रहा है कितना है, तो ये चौथा हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन? अमेरिका को रखा गया है। पहले स्थान पे अमेरिका है, किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। चौथे स्थान पे भारत है आपका, पहले स्थान पे आपका हो जाएगा अमेरिका। और बात करेंगे हम सबसे लास्ट स्थान किसको मिला है? सबसे लास्ट आपको भूटान को मिला है, ठीक है, भूटान को सबसे लास्ट स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया है आपको असम के गमछा को जीआई टैग दिया गया है। और तंदूर चना दाल जो है ये आपको तेलंगाना का हो जाएगा। और एक हो जाएगा ये लाल चना जो है अट्टा पट्टी थुबड़ा, ये केरल का हो जाएगा। और बिहार का तो मिथिला मखाना है, पता ही है आप लोग को। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? ये 6 महिला को किया गया है। कितना? 6 महिला को किया गया है। 6 का नाम सुनेंगे, निर्मला सीतारमन हो जाएगा, नौशीन नादर हो जाएगा, माधवी पूरी बूच हो जाएगी, शोमा मंडल हो जाएगी, किरण मजुमदार 100 है, फाल्गुनी नायर है, ठीक है। और इस सूची में पहले स्थान पे बात करेंगे तो उर्सुला वान डेर है। कौन है? उर्सुला वान डेर है पहले स्थान पे। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण हम लोग पढ़े थे? 6, 9 और 91, कुल कितना था आपको? 106 था। कुल हो गया 106, जिसमें 6 आपको पद्म विभूषण, 9 हो जाएगा पद्म भूषण और 91 हो जाएगा आपको पद्मश्री। हाँ, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था, कितने महिला को दिया गया है? 19 महिला को दिया गया है। और 3 मरणों उपरांत व्यक्ति को दिया गया है। कितना? 3 जो है आपको मरणों उपरांत व्यक्ति को दिया गया है। मरणों उपरांत 3 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है, 19 महिला को दिया गया है और 6 पद्म विभूषण दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है, 91 दिया गया है आपको पद्मश्री। 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? सोथियार छिम को, वर्नाटे मैड्रिड को, तदासी हेंटेरी को। उपयुक्त ये सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी को प्रदान किया गया है ये। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। परीक्षा संगम बहुत पहले चर्चा में रहा था। परीक्षा संगम को सीबीएसई ने लॉन्च किया था, ठीक है, किसने? सीबीएसई ने लॉन्च किया था। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। कौन हो जाएंगे? मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपको पुणे में किया गया है। कहाँ? पुणे में किया गया है।
अगला प्रश्न जो हो जाएगा ये आपका है मैथ का प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बहुत ईजी है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप लोग को भी पता होगा, ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से बन जाएगा। और ऑप्शन इसमें घटा के देखिए जिससे सबसे पहले सबसे भाग लग जाए, और नहीं बने तो सीधे सीधे क्या करिए, सभी का लघुत्तम लॉसव ले लीजिए, सभी का लॉसव लेके उसमें प्लस को 8 को प्लस कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 को जो है प्लस कर देना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे? दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे? 15,200 है, ठीक है, और कितना मिला है इसको? 15%। 100 इसको निकाल लेंगे और 55 ऐसे ही 55 कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, दोनों को आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर, ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या दिया है, 1 का क्यू प्लस 3, ठीक है, क्यू प्लस 3, उसके बाद है आपका, उसके बाद 2 का क्यू प्लस 3, 2 का क्यू प्लस 3, 3 का क्यू प्लस 3, ठीक है, 4 का क्यू प्लस 3, उसके बाद 5 का क्यू प्लस 3, उसके बाद 6 का क्यू प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का 219 आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 219। 99 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। तो ये क्या गया है आपको, ये क्या गया है, क्या गया है, 30 प्लस 1 सेकेंड, ये क्या गया है 30 प्लस 56, और ये हो गया आपका y2, 2 से भाग दे दिया है, इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा, कितना आ जाएगा, और -1 किया है, ठीक है, -1 किया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 42 आएगा, ठीक है, 42 आएगा। ऐसे करके ही बनाया गया है, इसमें आंसर आपको 30 आने वाला है। क्या आने वाला है? 30 आने वाला है। अगला प्रश्न बताया गया है, अगला प्रश्न है, एक और है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 40 डिग्री है। सभी समबाहु कोण का योग कितना होता है? तो आपको 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से आपको 40 से भाग दे देना है, कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, आपको 90 नहीं 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपको 9 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आज 100 प्रश्न को देख लिए, चौथा सेट नंबर को देखे हैं। चलिए जो भी नहीं बनाते हैं कम से कम इसको देख लिया करिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे, मिलते हैं अगले सेशन 5वें नंबर वीडियो में। सभी को जय हिंद।